हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आई होप आप घर पे बैठ के अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो अब तक हमने मोल कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया है। मोल कॉन्सेप्ट हमने अब तक पढ़ लिया है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आप बताइए कि ए 1 AMU क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। फिर हमने डिफाइन किया था एटॉमिक मास। फिर हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन अमाउंट के अंदर। अमाउंट में क्या क्या पढ़ा था हमने कि मास में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक मोल को। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब तक की क्लास में। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द इम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स। आप सबसे पहले जानना चाहेंगे फार्मूला ऑफ द कंपाउंड से मतलब क्या है। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ आपको कि देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये मैंने लिख दिया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है वाटर की। फिर आप बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर आप बोलते हैं मीथेन, तो ये मीथेन हो गया। और यू ओके विद दैट। तो ये जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड को एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करना बोला जाता है, वो क्या है उसका फॉर्मूला। श्योर। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होता है, तो जैसा कि डेफिनेशन में है आपके पास, वो क्या है, फॉर्मूला एक ऐसा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, नंबर एंड काइंड। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलने पर ये स्पष्ट नहीं होता, लेकिन लिखने में क्या होता है, लिखने में मालूम पड़ जाता है, ओके CO2। क्लियर। अब कोई बोले पेंटेन, तो क्या होगा C5H12। तो अगर मैं पेंटेन बोलता हूँ तो उसका फॉर्मूला मेरे माइंड में हमेशा से C5H12 इमीडिएट आ जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि फॉर्मूला को हमने क्या दिया है, हमने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी है। अब ये जो फॉर्मूला डिटरमाइन करना है वो दो तरीके से होता है। यहाँ तो हम इम्पेरिकल फार्मूला करते हैं और फिर उससे क्या निकालते हैं, उसका मॉलिकुलर फार्मूला। क्या निकालते हैं, उसका मॉलिकुलर फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूले का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर क्या है एटम्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का, जो उस एक मॉलिक्यूल में या उस एक फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट है। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास हम बोलते हैं कि अभी हमने एग्जांपल दिया है पेंटेन का, तो C5H12। क्लियर। अगर आपने याद है, अगर आपको याद होगा तो इसका जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास किसके अंदर, क्लास 10th के अंदर। तो क्या बोलते थे आप, CnH2n+2। तो आप n को 1 by 1 लेके रिप्रेजेंटेशन से निकाल लेते थे। तो ऐसे ही होता है इम्पेरिकल फार्मूला। क्या होता है, सिंपलेस्ट सब यूनिट होती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की। आर यू श्योर कि उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला। ये क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच ट्रूली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल।
ये मॉलिक्यूल की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, एक्सेप्ट दैट ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट। उसको अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन वो हमारे एक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि ये कंपाउंड के बारे में सब कुछ बता देता है सिवाय उसके स्पेटियल अरेंजमेंट के। स्पेस में उसका अरेंजमेंट कैसा है, इस एक इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दे देता है। ठीक है, स्पेस का मतलब क्या है कि डिफरेंट एटम्स किन किन एंगल्स पर प्रेजेंट हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है वो अलग कहानी है केमिकल बॉन्डिंग की, हाइब्रिडाइजेशन की और आइसोमेरिज्म की। तो वो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं अभी जो आप पढ़ेंगे अपने फ्यूचर में। तो इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी वो कंपाउंड में कितने एटम्स सही अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कितने रेशियो में प्रेजेंट हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बताएगा हमें। तो इट रिप्रेजेंट व्हाट, एक्चुअल नंबर। क्या करता है ये, एक्चुअल नंबर। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला का n टाइम्स होता है। और यहाँ पर n क्या हो सकता है, n की वैल्यू जो है वो कुछ भी पॉसिबल है। n कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और हाइयर, जो भी कुछ पॉसिबल टर्म है यहाँ पे। जो n है उसको कैसे निकालते हैं, n को हम निकालते हैं मोलर मास डिवाइड बाय द एम्पिरिकल मास। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मोलर मास गिवन होता है और एम्पिरिकल मास आप न्यूमेरिकली निकालते हैं। तो मोलर मास का एक फार्मूला तो आपने कल पढ़ा ही हुआ है, कौन सा, मोलर मास का एक फार्मूला है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। दूसरा क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब जो वेपर डेंसिटी है वो एक्चुअल डेंसिटी, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो मोलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और मोलर मास क्या होता है, मास कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ द स्पीशीज। ओके, जो नॉर्मल वे में जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, कि मास बाय वॉल्यूम क्या है, हमारे पास डेंसिटी है। लेकिन जो वेपर डेंसिटी है वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है। जो वेपर डेंसिटी है एक्चुअल में क्या है, वेपर डेंसिटी जो है आपके पास रेशो है, क्या है, ये एक रेशो है। किसका रेशो है, वेपर डेंसिटी रेशो है मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी एक्चुअल में क्या है, दो मास फैक्टर का रेशो है। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है हमारे पास मास ऑफ VmL ऑफ ए गैस और वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ VmL ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रेशो होगा अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ VmL ऑफ ए गैस बाय मास ऑफ इक्वल, अगर ये 100 ml है तो ये भी 100 ml होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? अगर ये 1000 ml है तो ये भी 1000 ml होगा, अगर ये 10 ml है तो ये भी 10 ml होगा। तो दोनों का V सेम होना चाहिए। ठीक है, अब सबको मालूम है 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। श्योर अबाउट दैट? तो आप इस रेशो को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म कौन सी है, वो फॉर्म है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ए गैस और वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ 22.4
4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। श्योर। तो इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, वेपर डेंसिटी। क्या होगा वो, वेपर डेंसिटी होगा। तो इसको अगर आप चेक करेंगे, मास ऑफ 22.4 लीटर क्या होता है, मोलर मास। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा मोलर मास ऑफ ए गैस और वेपर। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ वेपर और, तो मोलर मास ऑफ ए गैस और वेपर डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2। ये 22.4 लीटर में क्या होता है, तो ऑब्वियस है मोलर वॉल्यूम है, तो मोलर वॉल्यूम तो कितना मास बताइए H2 गैस का, तो आंसर है 2। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए गैस और वेपर्स। क्योंकि मेटल या फिर मेटल के सॉल्ट्स हैं, कई केसेस में मेटल वेपर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखिए, तो एक फॉर्मूला आपके पास नया आ गया मोलर मास का कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में बहुत फर्क है। वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी है मास का रेशियो, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ए गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये मास बाय मास का रेशियो है, जबकि नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, वो मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होती है। तो ये पॉइंट एज ए स्टूडेंट आपको एक्यूरेटली मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, वेपर डेंसिटी क्या होगी, वेपर डेंसिटी मोलर मास की हाफ हो जाएगी। आर यू श्योर, वेरी गुड। तो अब तक हमने क्या सीख लिया कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी ये मोलर मास के इक्वल है। दूसरा मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। तो ये मोलर मास की वैल्यू है। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किससे इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इक्वल टू गिवन मास जो दे रखा हो आपको किसी भी एग्जांपल में, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस एम्पिरिकल मास फॉर्मूले को लिखने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए ये एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उसका परसेंटेज लिखेंगे, कितना परसेंटेज है, आर यू श्योर। उसके बाद हम उसको उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो पहले आप एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका परसेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपलेस्ट जो उसका मोलर रेशियो है वो निकालेंगे, कितना आएगा। और फिर उस रेशियो से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वो जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है, जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जो है उसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, उसकी जो क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, उससे हम क्या निकालेंगे, उसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, एक सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। तो इसकी टोटल मतलब क्या होगा, टोटल इसके 5 स्टेप हो गए। पहले एलिमेंट का नाम लिखिए, दूसरा उसका परसेंटेज लिखिए, तीसरा उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, चौथा उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद ठीक है उसके जो सबसे कम जो रेशियो में सबसे कम नंबर होगा उसको HCF बोलते हैं, कि जिसका रेशियो सबसे कम आ रहा है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम आ रहे हैं
उसको हम डिवाइड करवाएंगे बाकी सबसे। तो इसको मैं इंडिकेट करेंगे डिवाइड, ठीक है, एच सी एफ की तरह से लेकर आए आपने। और उसके बाद क्या होगा, जो भी रेशो आएगा उसका आपने नियरेस्ट होल नंबर में आंसर लिख देना है। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 स्टेप हो गए। मैं रिपीट कर दूंगा। पहला क्या है, एलिमेंट को क्या करना, नाम लिखना, फिर करना है उसकी परसेंटेज लिखनी, फिर क्या है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फिर क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स से हम उससे सबसे जो उसमें से लोएस्ट वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड कर देंगे हम। तो उससे क्या होगा, एक सिंपलेस्ट मोलर रेशो आ जाएगा। फिर उस सिंपलेस्ट मोलर रेशो को हमने नियरेस्ट होल नंबर के रेशो में लिख देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इम्पेरिकल। तो इन 5 स्टेप से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स पता ही आपको कैसे निकालते हैं, तो वो है गिवन मास बाय मोलर मास। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? ये 5 पॉइंट क्लियर है बेटे आपको? आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिए। मैं रिपीट कर लेता हूँ। पहले आप एलिमेंट लिखिए, टेबल बनाइए, एलिमेंट लिखिए, फिर उनकी परसेंटेज लिखिए, फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखिए, फिर उसके बाद उसका सिंपलेस्ट मोलर रेशो लिखिए। सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालने क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स के आपके आंसर आए हुए हैं उन सब वैल्यू में जो लीस्ट वैल्यू है उसके साथ सबको डिवाइड कर दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, आप जो रेशो आपको मिलेगा वहाँ से उसको नियरेस्ट होल नंबर के रेशो में लिख दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। हाँ जी, अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए गए हैं एक केस में। नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो 95.25.94। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 74.06। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इसके पहले आप एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए। तो 14 एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, 16 एटॉमिक मास किसका है, ऑक्सीजन का। तो डिवाइड कीजिए तो आंसर आ गया 1.85, 4.75। फिर दोनों में से जो सब छोटा नंबर है कौन सा है, 1.85, उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ गया 1 और 2.56। तो दोनों को नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2.5 इंटू 2 कितना होगा, ऑब्वियस है 5 होगा। वैसे आंसर आएगा 5.02। तो उसमें आपने 5.12, तो आपने उसमें 12 को नेगलेक्ट कर दिया है और आपके पास आंसर इतना आ गया 2 और 5। तो आंसर आ गया नाइट्रोजन के एटम इतने आ गए 2, ऑक्सीजन इतने आ गए 5। तो ये क्या है यहाँ पे, इम्पेरिकल फार्मूला। क्या है यहाँ पे, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन सेट ऑफ द परसेंटेज रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। श्योर? चेक कर लिए ध्यान से। पहले आपने क्या किया, दोनों का परसेंटेज लिखा, दोनों का क्या लिखा आपने, परसेंटेज। फिर उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया 14 और 16 से, आंसर आ गया 1.85, 4.75। फिर आपने इन दोनों में से जो कम रेशो है वो कौन सा है, वो है 1.85। तो उन दोनों से आपने डिवाइड कर दिया, दोनों टर्म को सेम रेशो, इसको HCF बोलते हैं, तो उससे डिवाइड कर दिया आपने। तो डिवाइड करने में क्या हुआ, डिवाइड करने पे पहला कट के 1 आ गया, दूसरा 2.56 आ गया। जस्ट टू मेक द सिंपलेस्ट रेशो आपने करना क्या कि 2.5 जो है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो आपने दोनों को, नाइट्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 2 और 5। आर यू श्योर? वेरी नाइस, गुड। देखिए जो अगला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है। आपके पास जो ई क्या है, एलिमेंट के नाम है, क्या है, एलिमेंट के नाम है आपके पास। तो आपके पास जो एलिमेंट के नाम है आपने लिख दिए। फिर क्या करेंगे, एलिमेंट की पढ़ने कितनी है, तो पहले केस में है 36 पॉइंट कितना है 76। सल्फर कितनी है, सल्फर की है 21.11। ऑक्सीजन की है 42.14। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई, यहाँ पे परसेंटेज आ गई है। ठीक है, आर यू श्योर? इसको आप 13 कर दीजिए, बेटर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स आ गया आपके पास बेटे।
तो परसेंटेज लिखने के बाद हमने नेक्स्ट करना है इनका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने। तो करना पड़ेगा इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा 36.73 बाई 56, 21.11 डिवाइड बाई 32 और ये हो जाएगा 42.13 डिवाइड बाई 16। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पहले आएगा 0.6564। ठीक है, दूसरे केस में आंसर क्या आएगा 0. तो जो पहले केस में आंसर आएगा वो आएगा 0.6564। दूसरे में क्या होगा 21.11 डिवाइड बाय 32। क्या आंसर आ गया आपके पास बेटे 0.6596। और लास्ट केस में आ गया 42.13 डिवाइड बाय 16। तो क्या आंसर आएगा आपके पास 2.633। क्लियरली अंडरस्टूड। अब हम इसको अगर चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0.65। क्लियर कौन सा है 0.65। तो यहाँ पर भी दो नंबर है 65 में, एक है 6596, एक है 6564। तो आप क्या करेंगे डिवाइड, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो किसका आएगा, जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा अगर आप डिवाइड करेंगे 0.55 से कितना आएगा 0.6564 डिवाइडेड बाय 0.6564। आंसर 1 आ गया। दूसरे केस में क्या आएगा 0.6596 बाय 0.6596। यहाँ भी आंसर 1 ही आ गया। 1.002 आएगा, मैंने 1 ले लिया है। और तीसरे केस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.633 डिवाइड बाय 0.6564। तो आंसर आएगा 4.01। तो अगर आप इसको होल नंबर में लिखेंगे, होल नंबर के रेशो में लिखेंगे, तो होल नंबर के रेशो में क्या आंसर आएगा, तो A1 डिवाइड बाय 1 आ गया यहाँ पे आंसर। सल्फर का भी 1 आ गया, ऑक्सीजन आ गया 4 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया आयरन का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। आर यू श्योर? इजी है कि नहीं? आंसर इज वेरी इजी। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा हमारे पास Fe1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। तो क्या आंसर हुआ फेरस सल्फेट। क्या आंसर आ गया फेरस सल्फेट। तो ये पता लग गया बेटे आपको, ये है फेरस सल्फेट। क्या है ये फेरस सल्फेट। आर यू श्योर? तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को चेक कीजिए दोबारा से। आयरन जो है आपके पास यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन दे रखा है आपको, परसेंटेज तीनों की गिवन है। आपने परसेंटेज को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आया है वो आपके सामने ही है। फिर इसमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो है 0.6564। तो उससे आपने तीनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर 1, 1 और 4.04 आ गया। तो होल नंबर रेशियो कितना आ गया 1, 1 एंड 4। तो ये क्या है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या है ये इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? आई थिंक इट इज टू इजी।
देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन गिवन है। क्या गिवन है आपको? सोडियम गिवन है, सल्फर गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, और उन सब की परसेंट भी गिवन है। श्योर? ये 1 2 3 4 क्या है, अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो ये हमारे पास देखिए 1 पे क्या है, एलिमेंट का नेम, 2 पे क्या है उसकी परसेंटेज, 3 पे क्या है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4 पे क्या है उसका सिंपलेस्ट मोल रेशो क्या है, और नंबर 5 पे क्या है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है। ये 1 2 3 4 5 समझ आ गई बेटा आपको? तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे अब। तो अब सोडियम सल्फर और ये 1 2 3 4 सिंबलाइज व्हाट आपको मैंने बता दिया है। तो ये मेरे पास आया। तो नेक्स्ट करूँगा मैं, इनके मोलर मास से इनको मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय हाउ मच, तो इसका 23। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1.226। सल्फर है 40.51 डिवाइड बाय 32। कितना आंसर आ गया यहाँ भी? 1.226। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है हमारे पास 30.38 डिवाइड बाय 16। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा 1.897। अब हम चेक करेंगे तो इसमें से ये देखिए, ये जो नंबर है आपके पास 1.442, ये 3 नंबर आपके पास आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? ऑब्वियस सबसे छोटा कौन सा है? 1.226। व्हेन यू डिवाइड बाय 1.226 you will get answer 1. 1.226 divided by 1.226, तो कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। और लास्ट में 1.897 डिवाइड बाय 1.226, तो कितना आंसर आ गया? 1.5 आ गया। तो आंसर क्या है? 1.5। तो 5 नंबर क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये 1.5 को होल नंबर में चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3। सल्फर कितना आ जाएगा? आंसर 2। सोडियम कितना आ जाएगा? इंटू 2। तो मैंने क्या किया, सभी के सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीज़न क्या है? 1.5 जो है इसका सिंपलेस्ट जो होल नंबर है कैसे आएगा? तो ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करके, किससे? 2 से आएगा। तो कितना आंसर आ गया? 3 2 2। तो सोडियम के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया? हमारे पास फार्मूला आ गया Na2 सल्फर 2O3। तो आंसर आ गया Na2S2O3। इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर? ये एज स्टूडेंट को मानना चाहिए। और मजेदार बात है, जो Na2S235H2 है, इसका हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ पेंटाहाइड्रेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, उसका एक कॉमन नेम होता है, उसका नाम होता है हाइपो। क्या होता है? हाइपो। ये आपको याद रखना है क्योंकि पॉपुलर नेम है। ओल्ड टाइम से, पुराने टाइम में, अपने तो डिजिटल एज में पैदा हुए हैं आप लोग, तो बहुत टाइम पहले जब फोटोग्राफी जो थी सोल्यूशन बेस्ड थी, तो फोटोग्राफी में जो एक्स्ट्रा सिल्वर आता था आपके फोटोग्राफी पे, उसको निकालने के लिए हाइपो सोल्यूशन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है? ये आगे जाके आप धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को, लेकिन यार ये पुराने टाइम की जो फोटोग्राफी थी, जो जिसको आप पेपर फोटोग्राफी बोलते हैं, जब हम फोटोज़ को लैब में डेवलप करते थे। अब तो सब कुछ क्या है, डिजिटल अवेलेबल होता है। ठीक है? लेकिन पहले क्या करते थे, जब फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करके फोटोग्राफी को डेवलप करते थे,
तो उसमें से जो एक्सेस ऑफ AgBr है उसको निकालने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते थे। आर यू श्योर? ठीक है, तो अब इसके बाद ये हमारे पास क्या था, चेक कीजिए, इम्पेरिकल ये क्वेश्चन का था। ये सोडियम का मास 29.11 है, सल्फर का 40.51 है, ऑक्सीजन का 30.38 है। तो आपने उसको डिवाइड करके क्या किया, उसका सिंपल इम्पेरिकल फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या है आपके पास, सोडियम 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 3। आर यू श्योर? और ये कितना आ गया, सोडियम थायोसल्फेट, कितना आ गया, सोडियम थायोसल्फेट। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कंपाउंड है, कंपाउंड का क्या है, कह रहा है जी 4.7%, 07% हाइड्रोजन है, 24.27% क्या है आपके पास, कार्बन है, और बाकी बचा हुआ क्या है आपके पास, क्लोरीन है। तो 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कह रहा है अगर इस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 98.96 ग्राम्स है, तो आप इसको 99 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बताइए इस कंपाउंड का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। कंपाउंड में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, और रेस्ट ऑफ देम इज क्लोरीन। मोलर मास इज अराउंड 99। नाउ फाइंड इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आर यू श्योर? वेरी गुड। देखिए जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे एलिमेंट के नाम लिखे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है आपके पास। तो कार्बन है आपके पास 24.27, हाइड्रोजन है 4.07 और क्लोरीन है 71.65। तो पहला काम क्या होगा, इनके परसेंटेज से क्या करना पड़ेगा हमें, इनके परसेंटेज से हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कीजिए। तो ये 2.02 हो गया, 4.05, 1 कितना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आंसर 4.07 हो गया। क्लोरीन का मोलर मास जो एटॉमिक मास है वो है 35.5, आंसर 2.02 हो गया। तो आप चेक कीजिए 2.02 जो है, 2.02 की जो है आपके पास 2 बार आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए चेक कीजिए। फिर क्या करेंगे आप, इसमें से जो लोएस्ट नंबर है कौन सा है, 2.06, जो लोएस्ट है कौन सा है, ये 2 लोएस्ट है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में क्या होगा आपके पास, डिवाइड करने में होगा 2.02 डिवाइड बाय 2.02, 1 आ गया। और कितना आ गया, 4.07 डिवाइड बाय 2.02, कितना आंसर आ गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पर आंसर आ गया 2.02 डिवाइड बाय 2.02, तो 1 आ गया। तो सिंपलेस्ट इसमें 1, 2 और 4। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो हमारे पास कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है। ये क्या आ गया, इसका इंपेरिकल क्या आ गया बेटे, इंपेरिकल फार्मूला। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया, C1H2Cl। क्या है ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है। तो अगर ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है तो इंपेरिकल मास इतना होगा, कार्बन का मास 12 हो गया, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 एटम में 2 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया। तो हमारे पास जो इंपेरिकल मास है वो आ गया 49.5। तो मैंने आपको बताया था एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है मोलर मास बाय इंपेरिकल मास, मोलर मास बाय इंपेरिकल मास। तो इंपेरिकल मास इतना है, यहाँ पे चेक कीजिए, इंपेरिकल मास है हमारे पास 49। तो ये हो गया हमारे पास 98.96 बाई 49.5, ये 2 हो गया, इनके लिए की 2 आ गई। तो सबको मालूम है इंपेरिकल फार्मूला का जो
इम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन क्या हो जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला के साथ अगर आप एन लिख देंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर। तो हमारे पास आंसर था CH2Cl और एन की वैल्यू इग्निट 2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा C2H4Cl2। क्लियर है। तो आंसर है डाइक्लोरो इथेन। क्या आ गया, डाइक्लोरो इथेन है यहाँ पे आंसर। आर यू श्योर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है, सब बच्चों को ये अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट बेटे। तो इसको आंखें कान खुली रख के पढ़ेंगे तो ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, सिंपल सिंपल पॉइंट आपको बार बार रिपीट हो जाएंगे। तो आई होप सो। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपके NCERT के क्वेश्चन था। क्लियर। तो आपको इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ आ गया बेटे आपको। तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, हाउ टू फाइंड आउट इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ठीक है बेटे, श्योर। इसको सारे एग्जांपल्स को आप ध्यान से पढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है हमारे पास एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, उस ऑर्गेनिक लिक्विड को जब हमने एनालिसिस किया तो कार्बन निकला 41.3%, हाइड्रोजन 5.75, नाइट्रोजन 16.09 और बाकी जो है ऑक्सीजन है। क्लियर। रेस्ट ऑफ दैट इज ऑक्सीजन। कह रहा है अगर वेपर डेंसिटी है 43.5, फाइंड्स द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। आर यू ओके विद दैट। श्योर। अब देखिए रेस्ट ऑफ द जो है ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन में वो हम निकालना चाहेंगे तो 100 माइनस ऑल ऑफ देम, जब हम ठीक है अदर एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करने के बाद जो उसका आंसर आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। आंसर है 36.79। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हमें क्लास जो क्वेश्चन है उसके अंदर नहीं गिवन है, लेकिन हम उसको बाय डिफरेंस निकाल लेंगे क्योंकि उसने बोला रेस्ट ऑफ दैट इज ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक एनालिसिस करने पे हमें मालूम पड़ा कार्बन 41.31 है, हाइड्रोजन 5.75 है, नाइट्रोजन 16.019 है, और बाय मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन वी आर एबल टू फाइंड आउट 36.79 क्या है यहाँ पे। तो आंसर है आपके पास ऑक्सीजन है। तो बताइए वेपर डेंसिटी अगर 43.3 है तो बताइए उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। आर यू ओके विद दैट। इजी ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने उसके एटॉमिक नंबर से सबको डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 5.375, 3.44, 1.14 एंड 2.29। तो इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है, ऑब्वियस है लीस्ट नंबर है 1.14। तो सबको आप डिवाइड कर दीजिए लीस्ट नंबर से, तो वो कितना है 1.14। तो डिवाइड करने में क्या हुआ, डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आया, क्या क्या आया, आंसर आ गया हमारे पास, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5.75 डिवाइड 1.14 तो 5 आ गया, 3.447 को डिवाइड किया 1.14 से 3 आ गया, और हमने डिवाइड किया 1.14 को 1.14 से तो 1 ही आएगा, और 1.2 को डिवाइड किया 1.1 से तो आंसर 2 आ गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया, क्या आया, हमारे पास जो ऑप्शन आया कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 5 हैं, हमारे पास कार्बन कितने हैं 3 हैं, नाइट्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन के 2 हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो हाइड्रोजन 5, कार्बन 3, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2। आर यू श्योर अबाउट दैट। क्लियर। कितना आया, कार्बन 3, उसके बाद हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2।
तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया, C3H5NO2। क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला। क्या बन गया ये, इम्पेरिकल फार्मूला। EF मीन्स इम्पेरिकल फार्मूला। तो इस कंपाउंड का जो इम्पेरिकल मास है क्या निकला, 3 कार्बन के 3 हैं तो 36 आ गए, 5 हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन का 1 है तो 14 आ गया, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 32 आ गया। आपका आंसर आ गया 87। अब ये क्या है, यहाँ पर इम्पेरिकल मास है। क्या है ये, इम्पेरिकल मास है। क्या है बेटा, ये इम्पेरिकल मास है। तो जो इम्पेरिकल मास है वो है 87। मॉलिकुलर मास की वैल्यू क्या है, मॉलिकुलर जो मास है उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी ये लोग याद रखिए, क्वेश्चन में आपको ये रखी है 43.3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 86.6। कितना, 86.6। तो मोलर मास है 86.6, इम्पेरिकल मास है 87। तो ऑब्वियस है आंसर लगभग आपके पास सामने ही आ गया। तो हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल मास। तो ये है 86.6 बाई 87। तो आंसर 1 ही है। चलो क्या हुआ, जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है इम्पेरिकल फार्मूला की एन। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या है यहाँ पे, इम्पेरिकल फार्मूला क्या था यहाँ पे, आप चेक करो। इम्पेरिकल फार्मूला C3H5NO2, C3H5NO2। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है 1 होगी। तो आंसर आ गया C3H5NO2। तो इस केस में क्या है, जो इम्पेरिकल मास है वही क्या है, वही मोलर मास है। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम पड़ गया बेटे। तो ये जो इम्पेरिकल मास है और जो मॉलिक्यूलर मास है, इसको निकालने के बहुत सारे अलग अलग फार्मूलेज हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे इसके बारे में। ये जो इम्पेरिकल और मोलर मास निकालने का जो थोड़ा सा बेहतर तरीका है, वो आपको असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन है, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स। वहाँ पर जाकर आपको इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कुछ इन डेप्थ आइडियाज़ हैं वहाँ पर जाके सिखाए जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, हमारे 11th क्लास में ही एक चैप्टर आएगा आगे जाकर, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या होगा, हमें इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के बड़े नए नए टेक्निक्स आपको वहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो अभी क्योंकि हम बेसिक हम पढ़ रहे हैं, तो हम इस बिल्कुल उसके एलिमेंट्री स्टेप पे रहेंगे। इन क्वेश्चन करने के लिए बहुत तरीके और भी हैं, लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। रीज़न क्या है, उसके लिए अलग से एक चैप्टर है, सेकेंड बुक में एक चैप्टर है आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स। उसमें पूरे का पूरा जो आधा चैप्टर है आपका इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर मास निकालने पर ही बेस है। तो वी विल डू एडवांस स्टडी देयर। ओके, आर यू श्योर, वेरी गुड। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने आपको 1.615 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस होता है विदाउट वाटर और हाइड्रेटेड होता है विद वाटर। तो कह रहा है एनहाइड्रस 1.615 ZnSO4 को हमने प्लेस किया एक मॉइस्ट एयर सैंपल में। मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें मॉइस्चर होगा, वाटर कंटेंट होगा। कह रहा है कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो जो 1.615 ग्राम आपके पास एनहाइड्रस है सॉल्ट जिंक सल्फेट, उसका मास 2.875 ग्राम हो गया। तो बोला बताइए जो जिंक सल्फेट है उसमें कितना फार्मूला है, मतलब उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर आपको मेरी बात, श्योर क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। तो अब हम इसको
सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको चेक करते हैं पूरे के पूरे गिवन सिचुएशन को, तो हमें क्या लगता है, ये क्या है, मास ऑफ जिंक सल्फेट है आफ्टर द वाटर एब्जॉर्प्शन, और ये था एनहाइड्रस का। तो हमने हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस को माइनस कर दिया, जो माइनस करेंगे कितना आंसर आ गया, 1.25। इसमें मतलब क्या हुआ, 1.615 ग्राम जो एनहाइड्रस सॉल्ट था उसने 1.26 ग्राम्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया। कहाँ से एब्जॉर्ब किया, तो ऑब्वियस है उसने एब्जॉर्ब किया, तो 1.26 ग्राम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया उसने। तो किससे किया होगा, एयर से किया। क्लियर। अब इस छोटे से पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन समझने के लिए। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए और क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एनहाइड्रस जिंक सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला मास या मोलर मास क्या है। तो जिंक का मास है 65.5, सल्फेट का है 96, तो आंसर आ गया 161.5। इसमें क्या हुआ, अब आप प्रीवियस चेक करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 1.65 ने क्या किया, 1.65 ने 1.26 को एब्जॉर्ब किया था। तो आप कह सकते हैं 1.615 ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, 1.26। तो जो मोलर मास 1 है 161.5 ग्राम, वो कितना अमाउंट एक्स का एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई को चेक करेंगे, तो आंसर आएगा 126 ग्राम। कितना आंसर आएगा, 126 ग्राम। तो 126 ग्राम से हमारे पास क्या आ गया, तो 126 ग्राम हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर है। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 7। कितना देगा, 7। तो ZnSO4 7H2O कंपाउंड आ जाएगा। दोबारा समझिए, जो 126 है वो क्या है, 126 है अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट। चेक कर लीजिए, आर यू श्योर, क्लियर। तो एक जिंक सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। आर यू श्योर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सबको ये मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर, वेरी गुड। हाँ जी, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। वो बोल रहा है बताइए इस क्वेश्चन के अंदर पानी का जो अमाउंट है उसकी परसेंटेज क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, कॉपर सल्फेट और वाटर तीनों का ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की। उसमें क्या है, 90 ग्राम वाटर है और बाकी क्या है, बाकी कॉपर सल्फेट है। श्योर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो परसेंटेज वाटर क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट बाय अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इनटू 100। तो कितना है यहाँ पे, तो हमारे पास है 90 पानी है और 249.5 क्या है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इनटू 100। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में इतना आंसर आ रहा है 36.07%। आर यू ओके विद दैट, श्योर, इजी, आंसर इज टू इजी।